अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम प्लेंट को डिस्कस करेंगे कि एक प्लेंट को कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं और कौन कौन सी नहीं लिखनी चाहिए। सो टोटल जो स्केलेटन है एक प्लेंट का उसको डिस्कस करेंगे हम। अब इसमें आज कुछ जगह पे प्लेंट जो है वो उर्दू लैंग्वेज में लिखा जाता है, कई जगह पे इंग्लिश में लिखा जाता है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने एक प्लेंट को उर्दू लैंग्वेज में लिखना है या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। बट मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक प्लेंट को उर्दू में जो लिखे जाते हैं उनको कैसे लिखते हैं और फिर हम इंग्लिश के प्लेंट को डिस्कस करेंगे। अब मैं स्क्रीन से ऑफ हो रहा हूँ और वो प्लेंट्स आपके सामने आ जाए। तो ये अब हमारे सामने एक सिविल सूट आ गया ड्राफ्ट किया हुआ, जो कि उर्दू में ड्राफ्ट किया गया है। इसके बाद हम इंग्लिश वाला भी करेंगे। अब सबसे पहले चाहे कोई सिविल सूट हो, कोई बेल पिटिशन हो, कोई रिट पिटिशन हम हाई कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हो, कोई सुप्रीम कोर्ट में हम फ़ाइल कर रहे हो, तो हमेशा सबसे पहले उस कोर्ट का नाम लिखा जाता है। अब वैसे बाय नेम नहीं करना चाहिए, जैसे इस केस में किया गया है, बअदालत जनाब गुलाम शबीर सियाल साहब, सिविल जज मियाँ चन्नू। ये यहाँ पे जज साहब का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए, बट समटाइम्स लिख देते हैं वकला, जो कि गलत है। इन द कोर्ट ऑफ सिविल, बअदालत जनाब सिविल जज साहब या सीनियर सिविल जज साहब, इस तरह करके लिखना चाहिए। जज साहब का नाम नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद हमेशा जगह छोड़ी जाती है। अदालत का नाम लिखने के बाद हमेशा जगह छोड़ी जाती है। उसकी रीज़न होती है, यहाँ पे स्टैम्प्स वगैरह लगनी होती हैं जिनमें डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह कुछ डिटेल्स दी होती हैं। इसलिए हमेशा कोर्ट के नाम के बाद हम थोड़ा सा उसमें गैप छोड़ते हैं। उसके बाद अब ये यहाँ पे मुरम्मा अर्जी दावा लिखा गया है, बट ये तब लिखा जाता है जब एक दफ़ा सूट फ़ाइल किया गया और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट करके उसको सूट को फ़ाइल किया गया। हमारे रेलेवेंट ये यहाँ पे नहीं है, हम प्लेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल जो फ़र्स्ट टाइम हम कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। अब जैसे इसका अगर ओरिजिनल प्लेंट हम देखें तो वो ये लिखा हुआ है, ये भी मुरम्मा है, ये इसका ओरिजिनल प्लेंट है। यहाँ पे अब देखें मुरम्मा अर्जी दावा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कोर्ट का नाम है। उसके बाद पार्टीज़ के नाम शुरू हो जाते हैं गैप के बाद। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइपिंग इसकी अच्छी है। कोर्ट का नाम, फिर गैप, फिर पार्टीज़ का नाम आता है। अब यहाँ पे एक ही प्लेंटिफ है जो कि इन 4 डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है। जो सूट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं। उर्दू में मुदई हमने मेंशन करना होता है, बशीर अहमद मुदई बनाम मींस वर्सेस। अब ये इन चारों के नाम, यहाँ पे प्लेंटिफ एक से ज़्यादा भी होता है, उनको नंबर्स दे देंगे। एक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये एक बशीर अहमद है, नंबर 2 नज़ीर अहमद है। जितने भी होंगे वो सारों के नाम, उनकी वल्दियत, वो रहते कहाँ पे हैं, वो सारा कुछ लिखा जाता है। और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे मुद्दा अलह लिखा जाएगा, मुद्दाल है। दूसरी बात, डिफेंडेंट भी एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन सब के नाम, वो रहते कहाँ पे हैं, वो सारी डिटेल्स दिए जाती हैं और मुद्दा अलहम या मुद्दा अलहान लिखा जाता है उर्दू में। ये डिफेंडेंट्स, पहले सबसे कोर्ट का नाम, देन गैप, उसके बाद पार्टीज़ के नेम, फिर आता है हेड नोट। अब ये यहाँ पे दावा इस्तकरार हक़ फ़ाइल किया गया, इसको इंग्लिश में डेक्लेरेटरी सूट कहते हैं। देखें, जब हमने सिविल दावा एक तैयार करना होता है, एक लिखना होता है सिविल दावा, तो उसके लिए हमें बहुत सारे उससे कनेक्टेड लॉज होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले हमें एक सिविल सूट फाइल करने के लिए हमें सीपीसी का पता होना चाहिए, क्योंकि सीपीसी में हमें सारे प्रोसीजर्स वगैरह बताए गए हैं। एक प्लेंट को, अब ये एक जो प्लेंट है इससे रिलेटेड ऑर्डर 7 है जिसमें पूरी डिटेल्स बताई गई हैं कि प्लेंट में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। सीपीसी। देन ये अब यहाँ पे इन्होंने दावा इस्तकरार हक़ फ़ाइल किया। ये डेक्लेरेटरी सूट क्यों फ़ाइल किया है, ये हमें पता लगता है एसआरए, स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट से। हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। देखें, जो क्लाइंट हमारे पास आता है उसने आके हमें फैक्ट्स बताने होते हैं, उसके बाद ये वकील साहब ने डिसाइड करना होता है कि
इन फैक्ट्स के रिगार्डिंग कौन सा रिलीफ हमने क्लेम करना है। अब ये उसके लिए उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि उसने इंजंक्शन फाइल करनी है, इंजंक्शन का सूट फाइल करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का करना है, डेक्लेरेटरी करना है, सूट फॉर पोजेसन करना है, डैमेजेस का करना है। ये सारी बातें हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से पता लगती हैं। अब इस सूट में जो फैक्ट्स आए हैं उसके हिसाब से डेक्लेरेटरी दावा इस्तकरार हक़ फ़ाइल किया गया है। सो बाकी जो लॉज हैं वो बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हेड नोट में क्या होता है, देखें यहाँ पे सिंपल दावा इस्तकरार हक़ भी लिखा जा सकता था, लेकिन हेड नोट में बिल्कुल सिंपल करके लिख दिया जाता है कि किस लिए हम ये दावा इस्तकरार हक़ फ़ाइल कर रहे हैं, हमारी ग्रीवेंस क्या है। अब ये देखें, दावा इस्तकरार हक़ व सदूर डिग्री के डिग्री सादर की जाए, बदी अमर के मन मुदई अहाता बतफसील झैल का मालिक हूँ। ये एक अहाता है जिसका ये मालिक है, और मुद्दा अलहम के पास इकरारनामा मुहर्ररा इस डेट को का नतीजा है। कोई इकरारनामा है वो डिस्प्यूटेड है यहाँ पे, जबकि मुद्दा अलहम मुबैना इकरारनामा 7/12/6 की बुनियाद पर ख़ुद को मालिक अहाते का मालिक कहने और मुबैना इकरारनामा की बुनियाद पर मुतदाविया को अहाता मुदाविया को आगे। अब ये डेक्लेरेटरी सूट में क्या क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि ये जो अहाता है डिस्प्यूटेड ये मेरा है। इससे रिलेटेड इन डिफेंडेंट्स ने एक जाली इकरारनामा बना लिया है और उसकी बुना पे वो अपने आप को मालिक कहते हैं। मेरे हक़ में ये डिक्री पास की जाए, डेक्लेरेटरी डिक्री पास की जाए कि मैं इस अहाते का मालिक हूँ। अब ये इसके लिए हमने वकला नहीं डिसाइड करना होता है। अब यहाँ पे हम इन्होंने तो सिंपल डेक्लेरेटरी किया है ना बतौर, अब इसके साथ साथ डेक्लेरेटरी के साथ साथ कुछ और रिलीफ भी हम क्लेम कर सकते हैं। आगे किसी मुताम बतौर दादरसी मुतज़लमा मुद्दा लहम कब्ज़ा हाता मुदाविया वापस करने मद्दई करें और नीज़ दीगर दादरसी मुनासबा से भी नवाजा जाए। अब यहाँ पे इन्होंने दावा इस्तकरार हक़ किया प्लस उसके साथ इंजंक्शन और सॉरी पोजेसन भी क्लेम कर लिया कि पोजेसन भी मुझे ट्रांसफ़र किया जाए। सो ये दोनों रिलीफ इसमें क्लेम किए गए हैं और ये कहाँ से आए हैं, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आए हैं। सो हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पता होना चाहिए। सो ये हेड नोट होता है। यहाँ पे सिंपल दावा इस्तकरार हक़ भी लिख सकते थे प्लस उसके साथ सूट फॉर पोजेसन भी लिख सकते थे, लेकिन हेड नोट में इस तरह की डिटेल्स दी जाती हैं, इन शॉर्ट करके बताया जाता है कि मैटर क्या है। उसके बाद अब तफसील अहाता जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स लिखी जाती हैं। ये कंपलसरी है। अगर हम ऑर्डर 7 रूल 1 पढ़ें उसमें जो स्केल्टन बताया गया है एक प्लेंट का, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को आपने उसकी सारी तफसील देनी है। अब यहाँ पे जैसे 5 मरले का ये अहाता है, इसमें मुतदाविया जो 2.5 मरले डिस्प्यूटेड हैं और ये कहाँ पे वाक़ है, ये सारा कुछ लिखा गया है। अब नेक्स्ट फिर आ जाती है स्टोरी। जनाब अली मुद्दई हस्बे झैल अर्ज़ गुज़ार है। अब यहाँ से आगे स्टोरी शुरू होनी है, फैक्ट्स बताने हैं कंप्लेनेंट प्लेंटिफ ने, मुद्दई ने। अब ये फैक्ट्स वो 3 पैराग्राफ्स में बता दे, 2 में बता दे, 4 में बता दे, इस पे कोई नहीं है कि आपने इतने पैराग्राफ्स ही लिखने हैं एक प्लेंट में। जितने आपके फैक्ट्स कवर अप होते हैं जितने में वो उतने आप लिखें। जैसे कि अब इसने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 पैराग्राफ्स में इसने अपने पूरे फैक्ट्स को बयान किया है। ये देख लें, ये 6 पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 5 6 4 इन्होंने मिस कर दिया। बहरहाल नहीं हो, ये 5 पैराग्राफ में सिर्फ फैक्ट्स लिखे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं रिमेनिंग, अब वो होते हैं लीगल पैराग्राफ्स होते हैं, उनमें कानून के बारे में लिखा जाता है। देखें, कोई भी सूट फाइल करना है तो सबसे पहले आपको कॉज ऑफ एक्शन को बताना पड़ता है। अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बताई कि आप कोर्ट में क्यों आ रहे हो, आपका क्या राइट था जो कि इन्फ्रिंज किया गया, और आप कोर्ट में क्यों आ रहे हो,
आप कोर्ट में तब आ रहे हो जब आपने पूरी कोशिश कर ली और वो आपका राइट आपको नहीं दिया जा रहा है, ये आपने कोर्ट को बताना होता है। इसको कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं है या आपने नहीं लिखी तो आपका ये प्लेंट अंडर 7 रूल 11 रिजेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट अवे। अब जैसे कि इसमें पैरा नंबर 7 और 8 में ये क्या लिख रहा है, पैरा नंबर 7 में ये कि हर चंद मुद्दा अलहम को कहा व कहलवाया गया कि वो इकरारनामा मुद्दाविया को मनसूख करके खुद ब खुद कब्ज़ा हाथा हवाले मन मुदई कर दें, लेकिन मुद्दा अलहम खुद ऐसा करने से इनकारी है जिसकी वजह से ज़रूरत दावा हाजा लाइक हुई। यानी वो कह रहा है कोर्ट को कि मैंने उसको पूरा ज़ोर लगा लिया, हमने डिफेंडेंट्स को ये कहा है कि ये हमारे नाम करवा दो, हमें कब्ज़ा दे दो इसका, लेकिन वो नहीं कर रहे। 8 में क्या कह रहे हैं, ये कि बनाए दावा से यौम कबल कती इनकार मुद्दा अलहम से पैदा होकर ताहाल जारी है, कि यानी 3 दिन पहले उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं करता, जो आपने करना है कर लो। तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं 2 पैराग्राफ में, कॉज ऑफ एक्शन, कि आपका राइट था वो उसने इन्फ्रिंज किया, आपने पूरा ज़ोर लगाया और फिर भी उसने नहीं कोई आपकी बात मानी तो आपको कोर्ट से में आना पड़ा। अब नेक्स्ट होती है एक और दूसरा ज्यूरिस्डिक्शन के इख्तियार समात, इसको उर्दू में कहते हैं। ये लिखना ज़रूरी होता है कि जिस कोर्ट में आप आए हो उस कोर्ट को आपका केस सुनने का इख्तियार हासिल है, उसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसके पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। जैसे अब इस पैराग्राफ में कह रहा है ये कि लिहाज वाक़े होने अहाता मुदाविया व पैदा होने बनाए दावा अदालत हजूर अनवर को इख्तियार समात दावा हासिल है। वो कह रहा है कि कोर्ट को जहाँ पे ये डिस्प्यूटेड जो अहाता है वो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आ रहा है इस वजह से, और ये एक सिविल मैटर है इसलिए हम सिविल कोर्ट में आ रहे हैं और आपकी कोर्ट को इसको सुन के इसका फ़ैसला करने का इख्तियार है। सो जुरिस्डिक्शन मस्ट लिखनी होती है। जो तीसरा लीगल पॉइंट होता है वो होता है कोर्ट फ़ीस के कोर्ट। अब ज़ाहिरी बात है जो आप कोर्ट में एक सूट लेके जा रहे हो पहले आपने उसको वैल्यू करना होता है, जिसके लिए आपको सूट वैल्यूएशन एक्ट का पता होना चाहिए कि इस अहाते की मालियत कितनी है, ये कितने का प्रॉपर्टी है, उसके लिहाज से फिर आपने उस पर सूट वैल्यूएशन एक्ट इसका पता होना चाहिए। फिर आपको उसके लिहाज से अपने सूट को वैल्यू करके उस पर कोर्ट फ़ीस लगाना होता है। अब कोर्ट फ़ीस के लिए कोर्ट फ़ीस एक्ट है, सो इन 2 एक्ट्स का भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इस सूट में ये कह रहा है ये कि मालियत दावा बग़र्ज़ कोर्ट फ़ीस व इख्तियार समात मुबलग 1000 रुपये मुकर्रर की जाती है, जो कि अदाए कोर्ट फ़ीस से मुस्तस्ना है, कि ये इसने इस प्रॉपर्टी को जो सूट को वैल्यू किया अपना 1000 रुपया किया और उस लिहाज से कोर्ट फ़ीस नहीं लगता। अब यहाँ तक ये इसके लीगल पॉइंट्स आ गए हैं, ये मेंशन करने मस्ट होते हैं। अगर आपने नहीं करेंगे तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ऑर्डर 7 रूल 11 को देख लें, उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखनी होती है प्रेयर, जिसको उर्दू में इस्तदा कहते हैं। अब ये इस्तदा में सिंपल क्या कह रहे हैं, अंदरी हालात सदा है कि दावा मुदई बहक मुदई बरखला मुद्दा है बामुताबिक उन्वान अर्जी दावा डिग्री फरमाया जाए, नीज़ दीगर दादरसी मुनासबा से भी नवाजा जाए। अब इसमें बेसिकली इस इस्तदा में ये कहा जा रहा है कि इस सूट को जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं जो क्लेम कर रहे हैं हेड नोट में हमने सिंपली बता दिया है, उस लिहाज से हमारे हक़ में और डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट इसको डिक्री कर दिया जाए। फिर अर्ज़े आता है, ऑब्वियसली प्लेंटिफ का नाम, वो कहाँ रहता है, जिस वकील साहब ने ये सूट फाइल किया है बज़रिया कौंसल करके, उनके साइन वगैरह आते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तस्दीक वेरिफिकेशन, ये मस्ट होती है किसी भी प्लेंट में, किसी भी दावे में। ये कि हल्फन तस्दीक की जाती है कि जुमला ज़मनात मंदरजा मुरम्मा अर्जी दावा मेरे बेहतरीन इल्म यकीन से सही व दुरुस्त तस्लीम है। तस्दीक कहाँ पे की जा रही है, उस जगह का नाम और डेट। अब यहाँ पे ये जो तस्दीक की गई है बेसिकली ये फ़िक्रा गलत है। क्यों गलत है, देखें ये तस्दीक कौन कर रहा है, ये कर रहा है मुद्दई।
अब जो मुद्दई है, जो प्लेंटिफ है, वो वकील साहब के पास आया, वकील साहब ने ये प्लेंट तैयार किया। अब जो 1 से लेके 5 या 6 तक जो फैक्चुअल पॉइंट्स थे, वो तो इस मुद्दई ने वकील साहब को बताया और उन्होंने उस लिहाज से इसको सारा तहरीर कर दिया। बट ये जो लीगल पॉइंट्स हैं, क्या मुद्दई को इनके बारे में पता है कि जी इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, या कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है, या इस पे इतने का कोर्ट फीस लगना था, 15,000 का, 20,000 का, या कोर्ट फीस इससे नहीं लगना? क्या मुद्दई को इन लीगल पॉइंट्स का पता है? नहीं पता। सो यहाँ पे तस्दीक असल में ये होनी चाहिए थी। ये कॉमन मिस्टेक है जो की जाती है वकला की तरफ से, कि ये हल्फन तस्दीक की जाती है कि जुमला ज़िमनात मंदरजा मुरम्मा अर्जी दावा नंबर 1 ता 6 जो कि फैक्चुअल हैं मेरे इल्म से, और जुमला ज़िमनात ये जो 7 8 9 10 7 ता 10 मेरे यकीन से सही व दुरुस्त है। इस तरह होना चाहिए कि जो फैक्चुअल है उसका तो उसको नॉलेज है, वो बता रहा है। जो ये 3 आखिरी कॉज ऑफ एक्शन, फिर जुरिस्डिक्शन और इख्तियार कोर्ट फीस का, ये हमेशा मुद्दई को ये यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि उसके बिलीव से उसको यकीन है कि ये वकील साहब ने ठीक ही लिखे होंगे। फिर उसकी तस्दीक यहाँ पे साइन वगैरह होते हैं और डेट वगैरह होती है। तो ऐसे एक प्लेंट हमेशा तैयार किया जाता है। अब एक बात और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम गौर करें तो सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स लिखे जाते हैं। यहाँ पे कोई कानून नहीं लिखा जाता, कोई केस लॉज मेंशन नहीं किए जाते। रीज़न ना कोई इसमें एविडेंस लिखी जाती है कि अब उसकी वजह यह है कि अगर हम ऑर्डर 6 जो कि प्लीडिंग से रिलेटेड है उसको पढ़ें तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा है। अब ऑर्डर 6 जो प्लीडिंग से रिलेटेड है, प्लीडिंग्स का मतलब ये होता है कि प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट, ये दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं सीपीसी के ऑर्डर 6 के मुताबिक। और ऑर्डर 6 में ये कहा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं, आपने एविडेंस नहीं लिखनी, ना आपने लॉ अंदर लिखना शुरू कर देना है। ये क्लियर कट ऑर्डर 6 में बता दिया गया। इसीलिए प्लेंट में हमेशा फैक्ट्स लिखे जाते हैं और ये लीगल पॉइंट्स जो कि कंपलसरी हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये था एक पूरा स्केलेटन एक प्लेंट को लिखने का। अब ये हमारे सामने एक प्लेंट है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है। अब बेसिक स्केलेटन वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। देखें ये काफ़ी पुराना है। इसमें ऑब्वियसली ऑन द टॉप कोर्ट का नाम, फिर पार्टीज़ का नेम 1 2 3 जितने भी है, प्लेंटिफ्स वर्सेस जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे उनके नाम आएंगे। अब इसमें 7 डिफेंडेंट्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया जाएगा डिफेंडेंट्स एंड प्लेंटिफ्स। उसके बाद फिर हम क्या करते होते थे, सूट का टाइटल जो रिलीफ क्लेम करें। अब ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, ये हमें एसआरए से पता लगा। अब यहाँ पे इन्होंने हेड नोट में बस सिर्फ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही लिखा है, इसके अलावा जो उर्दू में ख़ास तौर पे लिखी जाती हैं डिटेल्स वो नहीं लिखी। मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे डिटेल्स भी देनी है। सो नेक्स्ट, रिस्पेक्टफुली शेयर प्लेंटिव सबमिट्स एज अंडर। इसके बाद हमेशा जो फैक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे, प्लस उन्होंने प्रॉपर्टी की डिटेल भी देनी होती है। मैंने जैसे पहले भी कहा था। अब इस केस में भी ये देख लें, ये खसरा नंबर, खेवट नंबर, ये सब कुछ मेंशन किया गया है। उसके मशरक़ मगरब शुमाल जनूब में क्या है, ये सारा कुछ प्रॉपर्टी की डिटेल्स होंगी। फिर फैक्ट्स लिखते जाएंगे वो पैराग्राफ्स में। अब लास्ट में एंड पे भी, अब ये काफ़ी लेंथी एक सूट है, इसके एंड पे हमेशा वो 3 आ जाएंगे जो लीगल पॉइंट्स। अब ये देखें 8 9 और 10 ये कॉज ऑफ एक्शन का है। फिर आ जाती है जुरिस्डिक्शन और लास्टली कोर्ट फीस। ये देख लें, अगर 7 को देखें, दैट द कॉज ऑफ एक्शन फर्स्टली अराइज ऑन दिस डेट, रिजल्ट सेड। फिर उसके बाद लास्टली इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड 2 months ago ऑन द फाइनल रिफ्यूज़ल, कॉज ऑफ एक्शन का आ गया। दैट द पार्टीज as well as the said property is situated within the territorial limits
ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। सो जुरिस्डिक्शन भी बता रहे हैं, और लास्टली कोर्ट फीस इन्होंने 42,000 का लगाया। उसके बाद नेक्स्ट हमेशा उर्दू में इस्तदा, इंग्लिश में प्रेयर। इन द व्यू ऑफ द अबव सेड सबमिशंस, इट इज़ जो कुछ भी उन्होंने प्रेयर की है वो सारी कुछ लिखी है। उसके बाद अब इन्होंने यहाँ पे प्रेयर बहुत डिटेल लिखी है, क्योंकि इन्होंने हेड नोट में इतना कुछ नहीं लिखा था। सो इन्होंने प्रेयर में सब कुछ बता दिया है कि जी हम ये कुछ चाहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे प्रेयर ख़त्म हुई, फिर ऑब्वियसली थ्रू वो काउंसिल का नाम होता है, उनके सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, और वेरिफिकेशंस यहाँ पे अब ये की गई है। हर सूट में वेरिफिकेशन मस्ट होगी। अब लेकिन ये देखें, फाइल्ड ऑन ओथ ऑन दिस मार्च, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है 1 to 7 आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, एंड द रेस्ट पैराग्राफ्स 8 to 10 जो कि लीगल पॉइंट्स हैं। बेस्ट इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ, ये बिलीफ के थ्रू ठीक है। सो ये वेरिफिकेशन ठीक है कि नॉलेज, पहलों का नॉलेज है उसको, दूसरों का बिलीफ है, उसको यकीन है कि ये वकील साहब ने ठीक ही लिखे होंगे। सो बेसिक स्केलेटन वही है, चाहे उर्दू का हो, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। एक प्लेंट, एक दावा इसी तरह लिखा जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप ये आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़ जी।